Good morning to all. We will start today chapter number 21 of Social Science, class 8, that is Social Justice and the Marginalized. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए what is social justice and the marginalized. Let us study. Social justice is the justice in terms of distribution of wealth, opportunities and privileges in the society. इसका मतलब है social justice का कि न्याय मिले सभी को, लोगों की जो वेल्थ है यानी जो पैसा है उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सभी को समान अवसर प्राप्त हो और जो भी प्रिविलेजेस हैं गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई वो भी इक्वल प्रिविलेजेस मिले सभी लोगों को, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो on any basis, no discrimination on the any basis, and justice should be given to all. यानी सभी को न्याय मिले और किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. दिस इज सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय. ऑब्वियसली सामाजिक न्याय से आपको समझ में आ रहा होगा न्याय जो कि पूरे समाज को मिले, पूरी तरह से इक्वालिटी मिले, यही है सोशल जस्टिस. और आज हम इसी सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइज्ड के बारे में पढ़ेंगे. अब देखिए मार्जिनलाइज्ड एक और नया वर्ड है आप लोगों के लिए. मार्जिनलाइज्ड का मतलब है सीमांतर. सीमांतर पे जो लोग होते हैं यानी लिमिट्स पर जो लोग होते हैं. अब देखिए क्या है ये सेक्शंस ऑफ सोसाइटी which have remained ignored in the past, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी ऐसे ग्रुप्स थे सोसाइटी के, ऐसे कास्ट थे जो जिनको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जिनके ऊपर बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं किया गया पास्ट में, यानी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. ऐसे बहुत से लोग थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको लोअर कास्ट भी कहा जाता था. और किसके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था? बाय द सो कॉल्ड हायर कास्ट और द रिच. जो भी रिच पीपल होते थे या फिर जो हायर कास्ट लोग होते थे वो जो है डिस्क्रिमिनेशन करते थे. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 7th क्लास. देयर वर फोर आई थिंक 3 सोशल ग्रुप्स इन द सोसाइटी. जो कि फर्स्ट जो ग्रुप था वो थे टेम्पल प्रीस्ट्स, उसके बाद आते थे मर्चेंट्स, उसके बाद आते थे जो स्मॉल लेबरर्स थे या लोअर कास्ट पीपल थे. तो ये बहुत पहले से ही हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द लोअर कास्ट एंड द हायर कास्ट चलता आ रहा है और उन्हीं लोगों को मार्जिनलाइज्ड के नाम से जाना जाता है. लेकिन अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनकी परिभाषा कुछ अलग हो गई है. देखते हैं क्या है. ignored in the past due to several social and economic situation. बहुत सारी इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशंस थी जो कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे. जो लोग उनके वो कह सकते हैं कि वो जिम्मेदार मानते थे. ऐसी बहुत सी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे जिसकी वजह से लोगों को नीचा माना जाता था, लोअर कास्ट माना जाता था. लेकिन ये सब बातें थी बिफोर इंडिपेंडेंस. आफ्टर द इंडिपेंडेंस कौन है मार्जिनलाइज? देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये दो तो है ही हैं. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. ट्राइबल लोग कौन होते हैं? जो जंगल में रहते हैं. शेड्यूल कास्ट जो लोअर कास्ट होते हैं. आजकल और भी बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं. एग्जाम्पल के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज जिनको कहा जाता है. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब है जिनके पास की वेल्थ की कमी है, इनकम लो है, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कहा जाता है. तो ऐसे ग्रुप्स भी जो हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं. मार्जिनलाइज्ड को बैकवर्ड सेक्शन भी कहा जा सकता है. इसका मतलब है कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? एक तो सभी को न्याय प्राप्त हो और जो ये मार्जिनलाइज्ड लोग हैं यानी बैकवर्ड सेक्शन के जो लोग हैं उनको भी प्रॉपरली क्या कह सकते हैं सारे इंडिविजुअल राइट्स मिले, उनको जो उनके अपॉर्चुनिटीज हैं स्टेटस की वो सभी चीजें जो है मार्जिनलाइज्ड लोगों को भी मिले. आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 16 में अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट जो है प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स पढ़े थे. देखिए क्या है प्रियम्बल में. जस्टिस. जस्टिस मीन्स
सभी को जस्टिस प्राप्त हो, लिबर्टी सबको लिबर्टी मिले यानी फ्रीडम मिले, इक्वालिटी सभी को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिले, समानता मिले, और फ्रैटर्निटी यानी कि सभी में ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो। तो इससे इन चार चीजों से हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारी सोसाइटी में ये चार चीजें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसका मतलब है कि हमारा देश जो है प्रॉपरली सेक्युलर और सोवरीन है। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स जो है, ये चार वर्ड्स जो है हमारे देश को सेक्युलर और सोवरीन बनाते हैं। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, किसी विशेष धर्म के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और सेक्युलर का मतलब है कि वी आर द प्राउड नेशन एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन अवर इंटरनल पॉलिसीज। तो ये जो दो वर्ड्स हैं उसकी डेफिनेशन कब एक्चुअली में कह सकते हैं सार्थक होगी, जब हम सब हमारे देश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी होगी। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि सोशल जस्टिस क्या है, मार्जिनलाइज्ड क्या है, और कब हमारा देश सेक्युलर और सोवरीन बनेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। जल्दी से चैट बॉक्स में यस और नो लिखिए बेटा। चलिए, तो ये सब क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सोशल जस्टिस रिपीट कर दीजिए मैम। देखिए बेटा, सोशल जस्टिस का मतलब है समाज में सभी को न्याय प्राप्त हो, चाहे वो वेल्थ में कितना भी हो, चाहे ज्यादा वेल्थ हो या कम हो, यानी रिच हो या पुअर हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। मतलब किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब अपॉर्चुनिटीज का मतलब है अवसर प्राप्त होने चाहिए। कहाँ पर होने चाहिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह हमारे सोसाइटी के हर फील्ड में सभी को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और साथ ही जो भी प्रिविलेजेस रिच पीपल को मिले हुए हैं या हायर कास्ट को मिले हुए हैं, वही सब लोअर कास्ट को भी मिले। यही है सोशल जस्टिस, यानी सभी को न्याय प्राप्त हो, इक्वालिटी हो हमारी सोसाइटी में। इज दैट क्लियर? सोशल जस्टिस, यस और नो बेटा? कौन बच्चा पूछ रहा था उसको क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। देखिए, हमारा जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद हमारा देश जो है आजाद हो गया था। लेकिन हमारे देश में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे गवर्नमेंट को सॉल्व करनी थी। और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कैसे खत्म हो। यानी मेन जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट था, वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के सामने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने यही कहा, कह सकते हैं डिसीजन ले लिया था कि हमें ऐसी सोसाइटी प्रिपेयर करनी है इंडिपेंडेंट इंडिया में जहां पर कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं हो। जो बैकवर्ड क्लासेस इतने समय से जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते आ रहे हैं, ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो हमें जो है उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसीलिए इंडिया ऑप्टेड आउट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इसीलिए ऑप्ट आउट किया गया था इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, जिससे कि सभी लोग जो हैं गवर्नमेंट मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन कर पाए। इक्वल पार्टिसिपेशन का मतलब है सभी को एक समान माना जाए, बराबर माना जाए। और ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं स्टेप था। और जो डेमोक्रेसी थी
उसमें हमारे सभी लोगों को, all the citizens are equal in the eyes of law and everyone has the right to vote after attaining the age of 18 years. ये जो right to vote था पहले backward classes को नहीं दिया गया था, और इन बैकवर्ड क्लासेस को ही मेन स्ट्रीम में लाना और सभी के बराबर उनका स्टेटस पहुंचाना, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी क्या कह सकते हैं कि प्रोविजंस डाले गए कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इन बैकवर्ड इस बैकवर्डनेस को खत्म कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी फॉलो कर, बहुत सारे के सभी फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी, और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कब एस्टैब्लिश हो सकती है। देखिए, जहां पर सोशल जस्टिस हो, सोशल जस्टिस मैंने आपको बताया कि जस्टिस इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस, और उसके बाद इंडिविजुअल राइट्स सबको मिले। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले। हमारे इक्वल राइट्स में मेन जो राइट्स हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। ये आपको पता है देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, और एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए सभी को इन 6 फंडामेंटल राइट्स का फॉलो करना जरूरी है, राइट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और लोगों को डिसीजन लेने के लिए सभी लोगों को शामिल किया जाए, सभी सिटीजन्स को शामिल किया जाए सभी डिसीजंस लेने के लिए। तो ये है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के कुछ की पॉइंट्स। इसका मतलब है कि अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं वो हमारे देश में होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा, यस और नो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको वीकर सेक्शंस या मार्जिनलाइज सेक्शंस कहा जाता है, जिनको कि जो कि अभी भी इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली जो है बैकवर्ड है। उनको बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं प्रिविलेजेस हैं जो नहीं मिल पाई हैं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है कि उनको वो प्रिविलेजेस ना मिले, सिर्फ कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं जो कि उन लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है खत्म होनी चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट समय समय पर कुछ स्कीम्स और प्रोविजंस जो है इंट्रोड्यूस करती रहती है, जिससे कि इन वीकर सेक्शंस को फायदा मिले। ठीक है, इनकी वेलफेयर के लिए, एंड टू मेक देम अ पार्ट ऑफ नेशनल मेन स्ट्रीम, गवर्नमेंट always take some provision always make some provisions and take decisions, right? तो आगे बढ़ते हैं, इन मार्जिनलाइज सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं हम। पहले बताइए, ये सब क्लियर है सबको? यस और नो?
बेटा मार्जिनलाइज्ड वो ग्रुप्स हैं, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मार्जिनलाइज्ड क्या है मैडम। मैं इतनी देर से आपसे पूछ रही हूँ मार्जिनलाइज समझ आया है कि नहीं समझ आया। तो मार्जिनलाइज्ड वो ग्रुप्स हैं जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो है बैकवर्डनेस फेस कर रहे थे। इनमें लोअर कास्ट पीपल थे और जो पुअर पीपल थे, कह सकते हैं लेबरर्स थे, वो सभी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में शामिल थे बिफोर द इंडिपेंडेंस। और रिच और पुअर के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। जो रिच लोग थे गरीब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, और उन जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उन्हीं को मार्जिनलाइज्ड कहा जाता था। अब जो है मार्जिनलाइज्ड कौन है? शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं। ये सब अब जो है वो उनको कंसिडर किया जाता है मार्जिनलाइज्ड। राइट, चलिए आगे हम करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इनके बारे में हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। इनको एससीज कहा जाता है, इनको एसटीज कहा जाता है। ये आप सबको पता है, एसटीज और एसटीज के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है ये। एसटीज एंड एसटीज आर कह सकते हैं इकोनॉमिकली एंड सोशली disadvantaged groups of the society। अब ये सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग क्या हैं? जो जिनके पास थोड़ा कम पैसा है और साथ ही समाज में जिनको थोड़ा लोअर माना जाता है, बैकवर्ड माना जाता है, उन्हीं ग्रुप्स को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। ये क्लियर है? सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, जिनको कि कुछ एडवांटेजेस नहीं मिली हैं हमारे सोसाइटी में, चाहे वो इकोनॉमिक रूप से हो चाहे वो सोशल रूप से हैं, तो उन ग्रुप्स को एससीज और एसटीज कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? चलिए जी, अब ये कौन कौन है शेड्यूल कास्ट ग्रुप में? दलित, हरिजन या फिर अनटचेबल्स। इनको इनमें कौन कौन आते हैं? देखिए ये एससीज हैं, दलित लोग, हरिजन लोग जो कि लोअर कास्ट लोग होते हैं, जिनको अनटचेबल भी कहा जाता है यानी अछूत लोग भी कहा जाता है, ये एसटीज में आते हैं। अब एक्चुअली इनमें शामिल कौन है देखिए, लेबरर्स, स्कैवेंजर्स, टैनर्स। अभी बताते हैं ये सब क्या है। प्लेयर्स, कॉबलर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ड्रम बीटर्स, एक्सेट्रा। अब देखिए एससी में आते कौन कौन लोग हैं? लेदर वर्कर्स, जो लेदर का काम करते हैं, लेदर से कुछ भी काम करते हैं, उनको
कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट हैं। स्कैवेंजर्स, अब देखिए आपको पता है प्योर लेदर जो बनता है वो एनिमल स्किन से बनता है, ये आप सबको पता है। तो स्कैवेंजर्स वो लोग होते हैं जो कि एनिमल्स की स्किन जो है वो निकालते हैं, स्कैवेंजर्स कहा जाता है उनको। टैनर्स, लेदर बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग की जाती है। सबसे पहला जो स्टेप है वो एनिमल्स की स्किन को निकालना है। टैनर्स का मतलब है उस स्किन को कह सकते हैं ठोक कर पतला किया जाता है। फ्लेयर्स, उनको और प्रोसेस करने के लिए, उस स्किन को और प्रोसेस करने के लिए फ्लेयर्स होते हैं, यानी तीनों अलग कैटेगरीज हैं। स्कैवेंजर्स एनिमल स्किन निकालते हैं, एनिमल्स पर से स्किन उतारते हैं। टैनर्स उनको ठोक देते हैं जिससे वो पतली हो जाए। फ्लेयर्स जो है उनको पॉलिशिंग करते हैं और उनको सही रूप देते हैं। उसके बाद आते हैं कॉबलर्स। कॉबलर्स वो लोग होते हैं जो कि लेदर से बना चीजें बनाते हैं, मेनली शूज जो है वो बनाते हैं। फुटवियर्स जो बनाते हैं लेदर से उनको कॉबलर्स कहा जाता है, मोची कहा जाता है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी कि खेतों में जो मजदूर काम करते हैं वो भी एसटीज हैं। ड्रम बीटर्स, आपको पता है ढोल बजाने वाले जो लोग होते हैं दे आर ऑल्सो एसटीज यानी शेड्यूल कास्ट होते हैं। ये सब कुछ कैटेगरीज हैं जो कि शेड्यूल कास्ट में आती है। एक बार दोबारा बताती हूँ, लेदर वर्कर्स, लेदर का काम करने वाले, लेदर का काम करने वाले वो लोग हैं जो कि शूज भी बना सकते हैं, जैकेट्स भी बनाते हैं, पर्सेस भी बनाते हैं, बेल्ट्स भी बनाते हैं लेदर की, तो वो लेदर वर्कर्स हो गए। स्कैवेंजर्स जो एनिमल स्किन उतारते हैं। टैनर्स जो एनिमल स्किन को ठोकते हैं यानी प्लेन करते हैं, थोड़ा पतला करते हैं। फ्लेयर्स उनको पॉलिशिंग करना, उस लेदर सॉरी एनिमल स्किन को पॉलिशिंग करना और लेदर का रूप देना, वो फ्लेयर्स का काम होता है। कॉबलर्स जो मोची होते हैं, जूते बनाते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी खेतों में मजदूर। और ड्रम बीटर्स यानी ढोल बजाने वाले जो लोग हैं वो सभी कौन है, एससीज हैं। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर है एससीज कौन लोग हैं? जो फोक म्यूजिशियंस होते हैं और हैंडीक्राफ्ट वर्कर होते हैं वो भी एस सीज में आते हैं, एक्सेट्रा। मैंने इसीलिए लिखा कि और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि एस सीज ग्रुप में आती हैं। ये क्लियर है या नहीं? अब ये एस सीज जो है दे फेस डिस्क्रिमिनेशन बाय द रिच एंड द हायर कास्ट। अब ये जो एससीज हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी होती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है इनसे, किसके द्वारा? जो रिच लोग हैं और हायर कास्ट जो पीपल हैं, इन ये जो है एससीज से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। और बहुत पहले से ही, बिफोर इंडिपेंडेंस भी इनके साथ ऐसे ही होता था, और अभी भी कुछ ऐसे हायर कास्ट लोग हैं जो कि इनके साथ ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिट है, यानी बिल्कुल रोक लगा दी गई है इस डिस्क्रिमिनेशन पर। ठीक है जी, आगे करते हैं। अब ये रिच और हायर कास्ट क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बिकॉज दे हैव मोनोपोली ओवर द रिसोर्सेज, मोनोपोली ओवर द रिसोर्सेज, इनका अधिकार होता है इन जो रिसोर्सेज हैं उन पर। इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इन एससीज और एसटीज के साथ। अब मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, और रिसोर्सेज आपको पता है क्या है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स के साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होगा? ऑब्वियसली जो खेत का मालिक है, मजदूरों से काम करवा रहा है, तो वो जो है फार्म, जो फार्मर है, मेन फार्मर जो है जिसका लैंड है, लैंड खेत है जिसका, वही मोनोपोली है उसका रिसोर्सेज के ऊपर, यानी उसके खेत पर उसका अधिकार है, एकाधिकार है, और वही कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं वही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बहुत कम ऐसे ग्रुप्स हैं आजकल जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इस चीज के बारे में क्लियर है बेटा? बोलो जल्दी, यस और नो? यस। चलिए अब हम एसटीज के बारे में पढ़ेंगे। एसटीज यानी शेड्यूल्ड ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो दे लिव इन जंगल्स। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जंगलों में ही रहते थे पहले, फॉरेस्ट में ही उनकी पूरा लाइफ जो है निकल जाती है। और उन्हीं वही लोग जो जंगल में रहते थे, लेकिन किसी वजह से इनकम सोर्सेस को बढ़ाने के लिए जब वो जंगलों से बाहर आते हैं, उनको कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब लोग यानी आदिवासी लोग। आदिवासी वही लोग हैं जो कि पहले कभी जंगलों में रहते थे और इनकम सोर्सेस बढ़ाने के लिए और या फिर कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन की सर्च में बाहर सिटीज में आते हैं। आदि आदिवासी, आदि का मतलब होता है फॉरेस्ट और वासी का मतलब होता है, वासी का मतलब होता है रहने वाले। रहने वाले का मतलब ड्वेलर। जो फॉरेस्ट को ड्वेल करते थे यानी फॉरेस्ट में ही काम करते थे, फॉरेस्ट में जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से अपनी सारी नीड्स पूरा करते थे, उनको आदिवासी कहा जाता था। और आज भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वही आदिवासी लोग हैं। अब देखिए आदिवासी क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते थे, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी फैसिलिटीज। पहले क्या था कि सिर्फ वो जंगलों तक ही सीमित थे, इसलिए बहुत सारी फैसिलिटीज उनको नहीं प्राप्त होती थी। इनमें क्या फैसिलिटीज है? एजुकेशन, हेल्थ, ऑक्यूपेशन, इक्वल राइट्स। ये बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज थी जो कि उनको कभी मिल ही नहीं पाई क्योंकि दे वर लिमिटेड टू ओनली द फॉरेस्ट। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी मेन स्ट्रीम का एक पार्ट बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अब उनको कुछ राइट्स जो है मिलने प्राप्त हो गए हैं। और उनको ये भी अधिकार मिला है कि वो बाहर आके जंगलों से बाहर आकर अपने इनकम सोर्सेज और ऑक्यूपेशन के नए अपॉर्चुनिटीज खोज सके। इज दैट क्लियर? ये सब चीजें क्लियर है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन होते हैं और किन चीजों से वो पहले डिप्राइव थे यानी वंचित थे। क्लियर और नॉट? ये जो आदिवासीज होते हैं वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं हर चीज के लिए, फूड के लिए, फॉडर के लिए, शेल्टर के लिए और कह सकते हैं क्लोथ्स के लिए भी। ठीक है, सभी चीज जो है वो फॉरेस्ट से ही प्राप्त करते थे, चाहे वो उनके लिए खाना हो, उनके मवेशियों के लिए फॉडर हो, उनके रहने की जगह हो या क्लोथ्स हो। क्या करते थे ये लोग? जो शेल्टर है वो किस तरह से, जो भी फॉरेस्ट वुड होती है उसी से ही वो अपनी झोपड़ियां बनाते थे और वहीं पर रहते थे। और क्लोथ्स यानी जो पे पत्ते होते थे उन्हीं से वो अपना शरीर ढकने के लिए कह सकते हैं टेम्परेरी क्लोथ्स भी बना लेते थे।
तो इसका मतलब है ये जो आदिवासी लोग थे वो सारी अपनी जरूरतें जो है फॉरेस्ट से ही पूरी करते थे, और उनको ये पता ही नहीं था कि बाहर सिटीज में या शहरों में क्या हो रहा है और किस तरह का डेवलपमेंट की हमें भी जरूरत है। तो ये जो आदिवासी थे पूरी तरह से अनजान थे और किसी चीज के बारे में इनको नहीं पता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश रूल के दौरान ही जब उन्होंने फॉरेस्ट को अपनी प्रॉपर्टी कह सकते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, तो बहुत सारे आदिवासी को फॉरेस्ट जो है वो छोड़कर जाना पड़ा था। क्या करना था अब? जब फॉरेस्ट जो थी वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, तो उनको वहां पर कोई काम करने नहीं दिया जाता था, तो उनकी ये जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरा नहीं कर पाते थे, इसलिए मजबूरी में उनको फॉरेस्ट जो है छोड़कर आना पड़ा। बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं, उनको जो फॉरेस्ट है वो छोड़कर आना पड़ा और अपने नए प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने पड़े ऑक्यूपेशन के और साथ ही फूड के। तो इसलिए भी कुछ आदिवासी जो है फॉरेस्ट से निकल गए, लेकिन उन्होंने ही अपने साथ वालों का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया और उनको ये बताया कि बाहर शहरों में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमको मिल सकते हैं, इसीलिए वो अब धीरे धीरे जो है फॉरेस्ट से बाहर आ गए। इज दैट क्लियर? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि अभी हमारा टाइम भी पूरा हो गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में अगर कुछ पूछना है तो बताओ, जल्दी से बताइए बेटा, बी फास्ट। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बेटा एक बार दोबारा से बता रही हूँ, प्लीज एंटर द क्लास विद योर नेम, क्लास एंड सेक्शन। आपको कितनी बार ये बात रिपीट करनी पड़ेगी पता नहीं। चलिए जी, आज की क्लास के लिए इतना ही। गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड बाय बाय।